फिलहाल आप एक बार फिर से सीधे आपको राजनांदगांव लिए चलते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो रही है। विष्णु, विकास और विश्वास, कितना विकास राजनांदगांव में हुआ। और न्यूज 8 शरद द्विवेदी जी मौजूद एक पैरासिटामोल की गोली टाइप कुछ मेडिटेशन दे दीजिए, ध्यान करेंगे और दर्द दूर हो जाएगा। तो वो हंसने लगे, कहने लगे हाँ शरद जी, आते तो मोस्टली तो लोग इसीलिए आते हैं कि उनकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन परेशानियां दूर करने वाले भी हम हैं और परेशानियों के निर्माता भी हम हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये परेशानियां भी हमने ही पैदा की। अहंकार, आसक्ति, अटैचमेंट। नहीं साहब, मेरा सम्मान नहीं हुआ। ये कितनी तकलीफ होती है जब, गजेंद्र जी पूछिए, कई बार जब नमस्कार नहीं होता। मैंने कुछ राजनेताओं के लिए भी सुना है, वो मिलने जब लोग आते हैं तो वो ये देखते हैं कितने लोगों ने पैर छुए कि नहीं छुए। उनकी निगाह बनी रहती है कि कौन बिना पैर छुए चला गया। होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। दूसरी तरफ दूसरे लोग भी हैं, उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। तो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द हमने जब ये कार्यक्रम अपने चैनल पे शुरू किया तो गोस्वामी जी का आग्रह था कि शरद जी आप ही करेंगे तो हम ये कार्यक्रम करेंगे। मैंने कहा साहब, मैं पॉलिटिकल एडिटर हूं, तमाम खबरें करता हूं, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। और मैं बैठकर अगर धर्म, अध्यात्म, दर्शन की चर्चा करने लगूंगा तो लोग कहेंगे या तो मैं मुक्ति मार्ग की तरफ चल पड़ा हूं या फिर कुछ चैनल में गड़बड़ हो गया। बहरहाल हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और इस कार्यक्रम का रूप आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल था। यानी हमने बड़े सिंपल सवाल लिए कि आज सुबह पूजा नहीं कर पाया मैं, पूजा छूट गई मुझसे तो क्या होगा? क्या गड़बड़ हो जाएगी? कोई भगवान कोई आपको ये पकड़ के चलते हैं कि पूजा नहीं हुई तो परेशानी में डाल देंगे? गोस्वामी जी ने उनके उत्तर दिए, बहुत सुंदर उत्तर आए सामने। तो कुछ इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द हमने बातचीत शुरू की, ये ऑब्जेक्टिव था। आज गजेंद्र जी भी हमारे बीच में हैं और मुझे लगता है कि कुछ बातें अगर उनसे इस तरह की हो जाएं तो उन्हें भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा, और कुछ उनके महकमे से जुड़ी बातें भी कुछ इसी अंदाज में हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर इस कहानी के साथ हम आगे बढ़े और आइए ये सफर शुरू करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ हैं। तो हे प्रभु आनंददाता, जो हमारा कार्यक्रम है उसके प्रणेता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी और ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा और कृषि मंत्री गजेंद्र जी। ठीक बोले सर, तीनों महकमे जी, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं सफर। गजेंद्र जी, पहला सवाल मैं आप ही से ले रहा हूं। आपके लिए जीवन में खुशी का मतलब क्या है? खुशी का मतलब, जैसा मैंने कहा, हम सब के लिए, मुझे भी लगता था एडिटर बन जाऊं, बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन जिस दिन एडिटर बना मुझे लगा बहुत सारी समस्याएं और खड़ी हो गई हैं। हर किसी का सच नहीं होगा। आपके लिए खुशी का क्या मतलब है? और इस लक्ष्य को जिसको आपने प्राप्त किया, पार्टी ने आपको सुयोग्य माना और चुना, इसके बाद आपको किस तरह का एक एहसास था, कैसी भावना थी आप? चलिए, धन्यवाद। पहले शरद जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बंसल न्यूज कार्यक्रम में आप भोपाल से छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से नांदगांव हमारे प्रभार जिला में है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विगत 8-10 सालों से मैं आपको टीवी में देखता हूं, आपका इंटरव्यू देखता हूं। खुशी का पल, यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जिसको मैं पिछले 12 साल से टीवी में देख रहा हूं इंटरव्यू लेते हुए। आज वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आकस्मिक कोई सोचे नहीं हो कोई विषय को, वो हो जाए तो वही पल ही खुशी है। ऐसा मानता हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरा इंटरव्यू लेने आ पाए। इससे बड़ा खुशी को समय पल और कौन हो सकता है? जो अनएक्सपेक्टेड हो, अकल्पनीय हो और अचानक मिल जाए, तो उसी पल को हम खुशी का पल बोल सकते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत सुंदर बात कही आपने। तो कुछ और भी पल होंगे जिंदगी में, क्योंकि जिस रास्ते पर आप हैं वहां कल्पनीय पल भी हैं, अकल्पनीय पल भी हैं।
लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं आनंद और खुशी खड़ी हुई है। तो गजेंद्र जी की फिलॉसफी क्या है आगे बढ़ने की? भाई गजेंद्र जी कोई दूसरे दुनिया का आदमी था ही नहीं, आपके बीच का हूं, सामान्य आदमी हूं। हर आदमी के जीवन में क्षण है, कभी खुशी का, कभी गम का, कभी दुख का, कभी भावुक होने का, कभी मायूस होने का, सबकी इच्छाएं रहती है। आपने गोस्वामी जी के बारे में कहा, तो मैं आध्यात्मिक तो नहीं हूं, लेकिन जो समझता हूं अपने भाषा में बोल रहा हूं आपको। गोस्वामी जी महाराज, जैसे आपने श्री श्री रविशंकर जी के बारे में बोला, जितने लोग हैं जो जीवन पथ में आए हैं, मैं हूं, आप हैं, गोस्वामी जी हो, सारे हमारे भाई बहन, कृषक हो, वैज्ञानिक हो, सब लोग साधक है अपने अपने क्षेत्र के। साधक बोलने से सबके जीवन का कोई लक्ष्य है, और वो लक्ष्य को ईमानदारी जो प्राप्त करने की लिए कोशिश करता है, चलते रहता है, वही साधक होते हैं। अब जब प्राप्त हो जाने के बाद उसको वो कौन सी दिशा में अपने ऊर्जा का उपयोग करता है, ये निर्भर करता है। जैसे कि अध्यात्म की बात करूं, अध्यात्म का मूल तो है मोक्ष प्राप्त करना, जिसके लोग साधना करते हैं, चाहे मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, योगी हो, कर्म योगी हो, सब यही बोलते हैं मुझे अध्यात्म इसलिए कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं। लेकिन जब उनको कुछ प्राप्त होता तो क्या करते हैं? उसको लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं, बोल रहे, मतलब एक प्रकार से आपने ऊर्जा का उपयोग क्या किया? अपने भौतिक अवसरों के लिए किया, ऐसा मैं मान सकता हूं। मतलब आपका संकल्प क्या था, आप किस पथ पे जाना चाह रहे थे, आप किस सोच को लेके उस पथ में चले, और जब कुछ मिला तो उसका उपभोग आप किस रूप में कर रहे हैं, ये तय करता है। तो हर आदमी के जीवन में घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, ऐसा कोई पल नहीं है। मनुष्य है, हर आदमी खुश होता है। किसान है, आज सारे किसानों, छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों के चेहरे पर खुशी आई, उसमें मैं भी था। हम लोग बैठे थे, अचानक मेरे मोबाइल में मैसेज आया, सब मीडिया के भाई लोग देखे, मेरे खाते में 97,117 रुपये आ गए। तो एक ये जो क्षण है, आकस्मिक कोई मिल रहा है तो खुशी के है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच के गए, हमारा अनुरूप नहीं हुआ, तो वो दुखी पल है। तो उस जीवन है, उतार चढ़ाव, कहीं खुशी कभी गम, सबका चलता है। और हम साक्षात परमात्मा मनुष्य के रूप में जब जन्म लिए, भगवान राम का जीवन देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन देख सकते हैं। हर पल में उनको तकलीफें आई, अब वो तकलीफ को कैसे हम झेलना, ये हमारा विवेक और ये हमारा ऊर्जा तय करता है। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आपको सुन के लगा कि आप अच्छे उतरे हुए हैं। बढ़िया, आपने जिस तरह से व्याख्या की है, उस पूरी व्याख्या में ये समझ में आया, एक तो साधक की परिभाषा दे दी आपने, हाँ, कि साधक कौन है। हम सब साधना कर रहे हैं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय वन सेवा, पत्रकारिता की सेवा कह लीजिए, राजनीति की सेवा कह लीजिए। और आपने जिस तरह से उसकी व्याख्या की, मैं आता हूं फिर आपके कुछ महकमे की तरफ भी आऊंगा। गोस्वामी जी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए आप। हम साधक हैं, हमें एक उद्देश्य मिल गया, गजेंद्र जी को राजनीति मिल गई, मुझे पत्रकारिता मिल गया, जितेंद्र जी, अंकिता जी, हमारे जैन साहब को सेवा का अलग अलग माध्यम मिल गया प्रशासनिक क्षेत्र में। यहाँ और जो लोग हैं, कोई बिजनेस से जुड़ा होगा, कोई गृहिणी है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई कैमरामैन है, हम सबके पास अपने लक्ष्य हैं। साधना का वास्तविक अर्थ क्या है? मैं बहुत अच्छा कैमरा ऑपरेट कर रहा हूं, इससे मैं खुश हूं क्या? या मैं जिस क्षण मेरी इच्छा प्रकट हुई कि मुझे तो एक बहुत बड़ा कैमरामैन बनना है, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरामैन, दुनिया का सबसे चर्चित संपादक, तो क्या मैं दुखी होने लगता हूं या संतुलन गड़बड़ाने लगता है? अभी मैं आदरणीय यादव जी को सुन रहा था, अब मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के,
छत्तीसगढ़ के यशस्वी मंत्री हैं और आप अध्यात्म को कितनी सहज भाषा में व्यक्त कर रहे थे कि मेरी कठिनाई खत्म कर दिया आपने। मुझे एक भाषा, एक क्षेत्र मिल गया और मैं उसी भाषा में संवाद करूंगा शरद जी। इसके पहले मैं यहाँ के इस जिले के यशस्वी कर्मठ उच्च अधिकारियों को सुन रहा था। कलेक्टर साहब की वाणी सुनी, एसपी महोदया हमारी वो बिटिया बैठी है उनकी भी मैंने वाणी सुनी, डीएफओ साहब को भी सुना और बड़े पहने प्रश्नों का उन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में संस्कार धानी कहलाता है, इसको संस्कार धानी कहते हैं। लेकिन राजनांदगांव में संस्कार की व्यूह रचना या मूल या बुनियाद जिस पर रखी गई है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो राजनांदगांव मूलतः अध्यात्म की नगरी है, तभी यहां अध्यात्म की शक्ति मां बमलेश्वरी यहीं विराजती है, मूल शक्ति का स्रोत है वो यहीं विराजती है। अब हम आते हैं कि हमारे बोलचाल के शब्दों में उन भाषाओं को हमने वेद पुराण और संतों की वाणी से सुनकर अपने मुखार बिंद में लगभग ठूंस लिया है, जिसको बोल तो सहजता से देते हैं लेकिन उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते। आप जो बात कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति घर से निकलता है क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम, बड़ी प्रसन्नता से निकलता है, कोई कोई मुस्कुराता हुआ, कोई तनाव में निकलता है घर में। जब वो शाम को लौट कर अपनी नीड में लौटता है घर पर, तो किसी के चेहरे में थकावट होती है, किसी के चेहरे में प्रसन्नता होती है, किसी के चेहरे में जय का भाव होता है, किसी के चेहरे में पराजय का भाव होता है। कोई सुख की अनुभूति कर रहा होता है, कोई दुख की। लेकिन अगर वो एक पल भी बैठकर सोचे तो जो कुछ भी वो अनुभव कर रहा है, जो कुछ भी वो प्राप्त कर रहा है, वो उन शब्दों के साथ मैच नहीं कर रहा है जो शब्द उसने सीखे हुए हैं। एक व्यक्ति का काम है पुरुषार्थ की प्राप्ति। देखिए, मूल सिद्धांत आप समझिए। अभी हमने पूछा, सम्मानी ने प्रश्न किया था कि आप क्या चाहते हैं। आप यहां केवल पुरुषार्थ के लिए आए। आपको जीवन में 4 प्रहर मिलते हैं, आपको जीवन में 4 पुरुषार्थ मिलते हैं, आपको जीवन की यात्रा की समाप्ति के बाद 4 कहार भी मिलते हैं। ये 4 का स्तंभ किसी तत्व को थामे रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और पुरुषार्थ का अर्थ में पुरुष कोई तत्व नहीं है। आप कहें कि पुरुषार्थ पुरुष करता है, स्त्री नहीं, तो ये भी मिथ्या बात है। पुरुषार्थ केवल पुरुष की विषय वस्तु है, तो ये भी मिथ्या बात है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जो भी संसार में 2 पैर से चलकर सीखकर आने वाले 2 आंख, 2 कान, बुद्धि, वाणी लेकर आता है, जिसे आप मनुष्य कहते हैं, उसकी प्राप्ति का नाम पुरुषार्थ है। क्या वो तत्व प्राप्त कर लिया? हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, ये तथ्य में माननीय मंत्री जी ने अभी सहज भाषा दी है, तो मैं इसको सरलता से आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। ये 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ रिसर्चर ऋषियों ने व्यक्त किए हैं, विमग्न करने के बाद, मंथन करने के बाद आपको दिए हैं। लेकिन इन 4 तथ्य को हमने गलत अर्थों में समझ लिया है। धर्म को हमने पूजा पाठ और दर्शन से जोड़ लिया, संप्रदाय से जोड़ लिया, तिलक चंदन से जोड़ लिया। ये धर्म है ही नहीं। धर्म कहता है आप आए यहां तो क्या धारण किया आपने। मनुष्य जब मनुष्यता का पथ धारण करता है तब वो धार्मिक होता है। तो क्या आपने मनुष्यता का पथ धारण किया? आप उस पथ पर चल रहे हैं जो मनुष्य के लिए वर्णित है। अगर आप उस पथ पर नहीं चल रहे हैं तो आप मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करने में आप असफल हो जाएंगे। इसलिए धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या आपने अपने कर्तव्य को धारण किया? क्या आप अपने संस्कारों को धारण किया? क्या आपने अपने दायित्व को धारण किया? क्या ये जितनी भी धारण करने वाली प्रक्रियाएं वही धर्म है? डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल ये भी है, हम मनुष्य लक्ष्य केंद्रित बहुत होते हैं। हमने धर्म को धारण किया तो मिलेगा क्या? बहुत सुंदर। क्या मिलेगा? शांति तो हमने अनुभव ही नहीं की। मतलब मैं अपनी बात करूं तो अभी तक ऐसा लगता है शांति क्या है। किताबों में पढ़ा है कि एक बड़ा शांत होता है आदमी, मेडिटेशन करता है। तो इसको जरा समझाइए कि ये सब क्यों करे मनुष्य। बहुत सुंदर, आपने एक बड़ी अच्छी बात इसमें, चूंकि वो बीच में रुककर प्रश्न आपने किया है, तो फिर मैं वो कहीं और से कोई तथ्य लेकर आता हूं। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। ध्यान रखिए, धारण करने की प्रक्रिया में शांति भी शामिल है।
कि आपने शांति धारण किया है, वो धारण करने की विषय वस्तु है। धर्म की अनंत विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण और गहरी विशेषता शांति है। शांति का अर्थ होता है विषमता का त्याग। तराजू आप लेते हैं तो तराजू में कहते हैं साम्य बिंदु क्या है? जब भी आपके तराजू में अधिकार, कर्तव्य, सुख दुख एक साम्य में होते हैं तो जो कुछ आप अनुभूति करते हैं उसको शांति कहते हैं। और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आप अशांत हो जाते हैं। तो क्या आप सौम्यता को धारण किए? ये धर्म से ही जुड़ा शब्द है। शांति धर्म के ही अंगनी है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप धार्मिक हैं। अगर आपके जीवन में संतोष है तो आप धार्मिक हैं। धार्मिक होने का अर्थ कदाचित बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने पूजा पाठ की है या नहीं। ये संप्रदाय और दर्शन की विशेषता है। वो भी आप इसलिए करते हैं ताकि वही प्राप्त कर सके जो शरद जी कह रहे हैं, जिसे आप शांति कहते हैं। बड़ी बात आपने कही, और इससे एक बड़ा उत्तर भी यादव जी ये मिल गया कि दुनिया में युद्ध पिपासु जो राष्ट्र हैं वो शांत नहीं है, और हमने कभी युद्ध की पहल नहीं की। अगर किसी ने आक्रमण किया तो हमने जवाब दिया, तो ये मिल गया। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यादव साहब आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। जीवन में जब शांति होगी, जीवन में जब धारण करने का भाव होगा, आपने अपने महकमे की तरफ जब आप आए, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ जब आप आए, आप गए, मैं देख रहा था आपके कुछ इंटरव्यूज, उसमें आप ये कह रहे थे कि किस तरह से मिड डे मील में अच्छी चीजें की जाएं, इंट्रोड्यूस की जाएं, किस तरह से भोजन स्वादिष्ट हो और पौष्टिक हो, दोनों हो। आपने इन डिपार्टमेंट्स में अपने किस तरह से इस भाव को कम्युनिकेट करके, एक आध्यात्मिक भाव कह लीजिए, धर्म का भाव कह लीजिए, उसको उस भाव से समझकर आप आगे बढ़े? देखिए, मैं बहुत अपने विभाग में स्पष्ट हूं। मेरा सौभाग्य है कि जैसा मैं सोचता हूं, मेरी इच्छा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने उस विभाग को मुझे सौंपा। मेरा एक ही सोच है उसमें, समाज के लिए काम करना, और जो असमानता है भी समाज में, बहुत से कारण हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये सारी असमानताएं हैं, जो समस्याएं हैं। पुलिस अधीक्षक बैठी हुई हैं, अभी नशा का विषय आया, क्राइम का विषय आया होगा, कई सामाजिक सद्भावना का विषय, कई बार ऐसा होता है बहुत बिगड़ता है, बनता है। अगर पूरी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अगर मूल देखा जाए तो मेरी नजर में अगर शासकीय स्कूल बेहतर हो जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं गवर्नमेंट स्कूल दुर्ग में पढ़ा हूं। अब हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में मारवाड़ी विद्यालय में पढ़ा, दुर्ग का स्कूल भले शासकीय है लेकिन मारवाड़ी विद्यालय नाम है उसका। अब मैं जिस टेबल में बैठता था, 5वीं की बात कर रहा हूं, उस टेबल में पारक ज्वेलर्स, दुर्ग का एक सबसे नामी ज्वेलरी शॉप है, उसका बेटा कांतिलाल पारक मेरे बाजू में बैठता था एक साइड। दूसरे साइड उसी बाजार में, जहां पारक ज्वेलर्स है, हटरी बाजार, उसी मार्केट में दो छोटे से प्रेस वाला, इस्त्री करने वाले का दुकान था, उसमें एक संजू निर्मलकर मेरे की तरफ बैठता था। टेबल के जस्ट बाजू में उस समय का जो प्रिया श्रृंगार बहुत नामी ब्रांड हुआ करता था, उसका बेटा सत्यवान अग्रवाल मेरे बाजू में बैठता था। उसके बाजू में वहीं पे पुराना पुलिस थाना था, तो पुलिस थाने के कई पुलिस जवान के बच्चे बैठते थे, कुछ वकील के बच्चे बैठते थे, कुछ वहीं मजदूर के बच्चे भी आते थे। एक लाइन में एक पुलिस का बेटा, एक गवर्नमेंट कर्मचारी का बेटा, एक बड़ा व्यापारिक बेटा, एक लेबर का बच्चा, एक इस्त्री करने वाले बच्चा, जब हम एक साथ बैठते थे, स्वाभाविक टिफिन सबके घर से आता था। जब हम टिफिन खोलते थे तो जो बड़े घर का बच्चा है, एक छोटे घर में से एक बच्चा है, लेबर का बच्चा है, सबका जो टिफिन था उसमें स्वाभाविक से परिवार के साथ असमानता रहती थी। लेकिन कभी वो उस बच्चे ने, जो बड़े घर का बच्चा ने, कभी हमको हिंसक दृष्टि नहीं देखा, या कभी हम छोटे परिवार का बच्चा उसके सामने भोजन किए तो हमको कभी शर्म नहीं आई। हम उनके घर गए तो हमको थोड़ा हिचक रहता था, कैसे बैठना है, अदब से बैठना है।
वो हमारा भाव जानता था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सत्यवान अग्रवाल के यहाँ जब पूजा थी, नया घर बना, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया। अब जब उसके घर हम सब 6 के 6 मित्र बैठने गए, अब वो जो हमारे अग्रवाल समाज, जैन समाज में जनरली क्या होता है, छोटे छोटे कटोरी में लोग स्वल्पाहार करते हैं, नाश्ता करते हैं। छत्तीसगढ़िया लोग क्या है, एक थाली में भले 4 रोटी रहे, ज्यादा दाल चाहिए, ज्यादा सब्जी चाहिए। हमारा भोजन का तरीका वैसा है। जब नाश्ता करने बैठे हम लोग, तो उनके यहाँ किसी ने कटोरी में, छोटे छोटे कटोरी में खीर हमको परोसा। तो हमारा मित्र उनको बोला, इसमें कुछ नहीं होगा, और खीर लेके आओ हमने। तो वो ये बात समझता था कि ये छोटा सा जो खीर है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और हमारी इच्छा थी वो मिठाई खाने की। हमको ये हिचक करता था, अरे यार, इसे घर आए हैं, एकदम से उठा खाएंगे तो क्या समझेगा। मतलब बोलने के तो ये है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो सामाजिक असमानता है, पहले कलेक्टर का बेटा हो, चाहे उसी प्रशासन के कोई चपरासी का बेटा हो, एक सेम स्कूल में पढ़ते थे, तो कभी भेदभाव, उच्च नीच, असमानता नहीं हुआ करता था। आज जो शासकीय स्कूल जो कमजोर हुआ, अब क्या हो रहा है, अब कैटेगरी वाइज हो गया स्कूल। क्लास 1 ऑफिसर है, डीपीएस में पढ़ेगा, उसके नीचे के स्कूल में पढ़ेगा, उसके नीचे का और नीचे में रहेगा। और मान लो बहुत छोटा है, तो उस मोहल्ले, गली मोहल्ले में कौन सा इंग्लिश मीडियम है, वहां पढ़ेगा। देखा सीखी लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका कैटेगरी बढ़ गया, समाज में समाज बढ़ रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, असमानता आ रही है। शासकीय स्कूल की तरफ कोई देखना नहीं चाह रहे हैं। कलेक्टर का बच्चा अगर वहां पढ़ेगा तो आप सोचते हैं कि वो स्कूल का स्तर गिरेगा, कभी नहीं गिर सकता। किसी बड़े जनप्रतिनिधि का बच्चा अगर वहां पढ़ेगा तो वो स्कूल का स्तर गिरेगा क्या, कभी नहीं गिर सकता। अब वो कोई नहीं है जिसका वो सरकारी स्कूल पढ़ रहा है, वो बच्चा कभी भी आ रहा है, कभी जा रहे हैं। कई प्रकार की कुसंगतियां समाज के कुप्रभाव आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, शासकीय स्कूल जो है, आज जो समाज में जो चल रहा है, उस अगर जड़ अगर हम देखें, हमारे शासकीय स्कूल अच्छा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि समाज स्वतः ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुझे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौभाग्य से मुझे इस विभाग को दिया, उनके मनसा के अनुरूप हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये असंभव भी नहीं है। मुख्य इस विभाग को संभालने के बाद मैं सबसे पहले गुजरात गया था। मैं था, हमारे सेक्रेटरी थे, हमारे डायरेक्टर थे। गुजरात गवर्नमेंट में हम वहाँ के शासकीय स्कूलों को, निजी विद्यालयों को, सबको हम देखने गए। तो वहाँ के वो गुजरात डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कहने हैं, पिछले 2 साल में 1,78,000 बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वापस शासकीय स्कूल की हो रहे हैं। बीच में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, 15 साल में जब वो मॉडल स्कूल, और जब स्कूलों में बहुत जब ट्रांसफर को बैन किया, गांव में ही ट्रांसफर होगा, शहर में लोग नहीं आएंगे, बहुत से जो नियम के तहत जब ट्रांसफर पॉलिसी बनी, उसका लाभ ये हुआ, गांव के स्कूल बहुत अच्छा हुआ। एक समय ऐसा आने लगा कि गांव में जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे थे वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ गए। दुर्भाग्य से बीच में कांग्रेस सरकार आई, ट्रांसफर पॉलिसी बनाए नहीं, किसी आए बाए जैसे पाए वैसे ट्रांसफर किए। उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो फिर वो स्कूल बैठने लगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युक्तिकरण लाया। अब मैं युक्तिकरण करता हूं, हमारे ही कई परिवार जन हमसे नाराज होते हैं, लेकिन एक वास्तविकता है कि हमारे प्रदेश में 1400 स्कूल ऐसे थे जो शिक्षक विहीन थे। हमारे प्रदेश में 900 स्कूल ऐसे थे जो एकल शिक्षक थे। अभी विधानसभा की क्वेश्चन लगाए, पूरे प्रदेश में अभी मात्र 13 स्कूल ऐसे हैं जहां एकल शिक्षक हैं। जो असमानता थी, कहीं शिक्षकों की कमी नहीं है, कहीं कुछ संसाधन कमी नहीं थी, जो असमानता थी उसको युक्तिकरण के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया। उस निर्णय का लाभ ये हुआ कि कोई भी साला शिक्षक भी नहीं है। अब शिक्षक पहुंच गए तो धीरे धीरे हम उसका गुणवत्ता भी, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हम लोग गुणवत्ता सुधार अभियान चलाए हैं। सारे जनप्रतिनिधि, सारे प्रशासनिक अधिकारी आसपास के पड़ोसी स्कूल में परीक्षण करने गए।
जी, धीरे धीरे सुधारेंगे। नहीं बहुत अच्छा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने जिस तरह की विवेचना की वो बड़ी जबरदस्त लगी मुझे। मैं पहुंच गया वहां की पंचतंत्र की कहानियों की तरह थी मित्रता, वो कि अलग अलग आय वर्ग से आने वाले बच्चे लेकिन एक ही स्कूल में। तो इसका मैसेज 2026 के लिए या आगे बढ़ते भारत के लिए क्या है? 40 साल पहले या 50 साल पहले हम दुनिया की आर्थिक शक्ति नहीं थे चौथी, लेकिन आर्थिक रूप से इतनी असमानता नहीं थी, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। वहां नगर सेठ का बच्चा भी सरकारी स्कूल में आता था क्योंकि तब डीपीएस नहीं था, नाम है डीपीएस। अब स्कूल और हायर एजुकेशन इज बिकमिंग अ बिग मार्केट, एक बहुत बड़ा व्यापार हो गई है शिक्षा। तो इसका मुकाबला करने के लिए सरकारी शिक्षा को अपने रूप स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। गोस्वामी जी, बड़ा सवाल यही है कि घनानंद के विरुद्ध चाणक्य ने जब शिखा खोली थी, सत्ता परिवर्तन हो गया था, पलट दिया था उसने। विलियम डेरेलिम्पल की किताब है गोल्डन रोड, जिसमें वो कहते हैं कि मध्य पूर्व एशिया के सारे लोग नालंदा और तक्षशिला आते थे पढ़ने के लिए। शिक्षा जीवन में कैसे सांदीपनी या हमारे नालंदा तक्षशिला, शिक्षा से जुड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री, थोड़ा बताइए शिक्षा जीवन को कैसे बदलती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे शब्दों को हम समानार्थी मान लेते हैं। जिस काल और जो उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तब शिक्षा ज्ञान के साथ दी जाती थी। आज शिक्षा केवल पढ़ाई और रोजगार से संबंध रखने के लिए दी जाती है। जब शिक्षा ज्ञान के साथ दी जाएगी, आपके उदाहरण में ज्ञान समाहित है। जहां भेद नहीं होता वहां ज्ञान होता है। शिक्षा तो भेद भी उत्पन्न कर सकती है। शिक्षित व्यक्ति जो है वो पढ़ने और पढ़ने का अंतर नहीं समझ सकता, वो पढ़ाई को ही अपने जीवन का आधार ले सकता है। शिक्षित व्यक्ति जो है वो डिग्रियों को अपने जीवन का सबसे बड़ा अस्तित्व मान सकता है। लेकिन कढ़ाई तब सांदीपनी के यहाँ, तब चाणक्य के यहाँ डिग्रियां नहीं बांटी जाती थी। आज हमारे यहाँ हो ये रहा है कि शिक्षा सैद्धांतिक महत्व को पूरा कर देती है, लेकिन व्यवहारिक महत्व पूरा नहीं हो पाता। तो जहां सिद्धांत और व्यवहार जुड़ जाते हैं तब ज्ञान बनता है। तो तब की शिक्षा में ज्ञान समाहित था। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब भारत सरकार में बहुत सी ऐसी योजनाएं और शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। मैं स्वयं एक प्राध्यापक के नाते इस तथ्य को महसूस करता हूं कि पढ़ाई और कढ़ाई को जोड़ा जा रहा है। आज सरकारी क्षेत्र में ऐसी शिक्षा विकसित की जा रही है जहां खासकर उच्च शिक्षा विभाग में ऐसी प्रक्रियाएं जोड़ी जा रही है जहां बच्चा 2 साल पढ़ने के बाद तीसरे साल शोध के लिए चला जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी और उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो रोजगार प्रदान करना ज्ञान का कर्तव्य हो सकता है, नौकरी प्रदान करना शिक्षा का कर्तव्य हो सकता है। रोजगार मुखी बनाने के लिए व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे यहाँ व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। उस जमाने में, चाणक्य के जमाने में, घूमते हुए चाणक्य ने टीले पर बैठे हुए एक बालक को देखा जो भेड़ चरा रहा था, जो बकरियां चरा रहा था, लेकिन उसके व्यवहार, उसके गेस्चर पोस्चर, उसके आचरण पर उसे नजर आया कि ये चक्रवर्ती है और उन्होंने चंद्रगुप्त बना दिया उसको। तो वो ज्ञान है। जितने भी तथ्य हैं, आज हमारे पास एक सबसे बड़ी कठिन समस्या आ रही है कि ज्ञान स्कूलों में नहीं मिलता। हम भ्रम में हैं, ज्ञान स्कूलों में नहीं मिलता, ज्ञान कॉलेज में नहीं मिलता। ज्ञान की आधारशिला आप रखते हैं और आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। चाणक्य का सूत्र है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तु 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेतु। आज घर घर में बच्चा माँ बाप की बात नहीं सुन रहा है, माँ बाप बच्चे की बात नहीं सुन रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज आप माँ जो है अपनी लड़की की सहेली नहीं रही, भाई जो है वो भाई का दोस्त नहीं रहा, तो उनको सहेली और दोस्त बाहर मिल रहे हैं ना, जो आपके संस्कार से बाहर मिल रहे हैं। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि ज्ञान और संस्कार को मिलाकर अब जागिए, अब लो नसानी अब ना नसाइयो। तो आप अपना नैतिक कर्तव्य तो पूरा करिए। तो ज्ञान का प्रारंभ आपके संस्कार, आपकी संस्कृति और आपके घर के आंगन से होगा। बहुत सुंदर व्याख्या है ये, क्योंकि मैं कहीं किसी आध्यात्मिक
धरा पर लिखी गई एक कविता को सुन रहा था, तो उसमें कहा था कि सुषेण को लेने जब हनुमान जी पहुंचे लंका, सुषेण यानी जिन्होंने लंका राज के सबसे बड़े वैद्य डॉक्टर, यानी कि आप कहिए कि नरेश त्रेहान जी आज के, उनको लेने जब हनुमान जी पहुंचे तो सुषेण मना कर सकते थे, मैं अपने विरोधी शत्रु के खेमे में क्यों जाऊं? लेकिन उन्होंने ज्ञान का उपयोग किया। चिकित्सक का क्या धर्म है, इसकी ये नहीं देखना कि कौन किधर का है, मेरा काम है जीवन की रक्षा करना। तो आज शिक्षा अपने उस उद्देश्य से हट चुकी है, ये तय बात है। शिक्षा का मतलब है अधिक से अधिक पैसा कमाना। इसीलिए तो आप और हम कहते हैं ना, पप्पू का 25 लाख का पैकेज है ना। यानी पप्पू जो है वो सुपर पप्पू इसलिए हो गए हैं कि 25 लाख का पैकेज है। ज्ञान से कोई संबंध नहीं है उसका कि भारत के लिए क्या करेंगे, कहां जाएंगे। यादव जी, एक बड़ा मुझे ये चौपाई अक्सर याद आती है, मैं ढूंढ रहा था मोबाइल में उसी को। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बैगही नास। अगर ये धर्म, हाँ मतलब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको सच्चाई बताते हैं, आईना दिखाते हैं कि गजेंद्र जी बहुत गड़बड़ हो रही है, समझ जाइए? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, आपने जो चौपाई सुंदरकांड की जो चौपाई की, मेरा ऐसा कहना है जो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, थोड़ा भाई साहब जो बोले उसमें आगे चल रहा हूं। पहले हम जितना अभी पिछले 70 साल जो पढ़ाई की है, मैकाले बेस्ड शिक्षा थी, हम नौकर बनने के लिए पढ़े, बहुत हकीकत थी। पहले हम लोग नौकरी पढ़ाई क्यों करते थे? कहीं नौकरी करने हैं। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एनईपी लाया, एनईपी 2020 में। अब उस एनईपी में कहीं ये नहीं बोला कि आप नौकर बनने के लिए पढ़ो। ये नई जो शिक्षा नीति आई है, आप खुद की आजीविका कैसे चले और लोगों को कैसे रोजगार दो, उसको एनईपी में जोड़ा गया। आज जो बच्चा है वो नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है, आपने बोला पैकेज की बात, मैं उसमें आ रहा हूं। बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है तो आज एआई बेस्ड शिक्षा होने वाली है। आज जो शिक्षा है व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा हो रही है। वो घर बैठे, उसको बाहर कहीं बेंगलोर जाना नहीं पड़ेगा पैकेज के लिए, या जर्मन जाना नहीं पड़ेगा उसको। वो घर बैठे ही वो उस पैकेज से ज्यादा वो कमा सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण मेरे सामने है, मुंगेली है हमारा एक छोटा सा जिला है, सब जानते हैं हम। मुंगेली का एक युवा है जो मैं प्रदीप गांधी जी से आते आते बता रहा था इस बात को। पढ़ा लिखा था, बाद में बिलासपुर में पढ़ाई किया। वो जब ओपी चौधरी साहब कलेक्टर थे हमारे, जो अभी वित्त मंत्री हैं, तो ओपी चौधरी साहब वो बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए वो फेसबुक में हमेशा कुछ ना कुछ संबोधित करते थे। वो लड़का बहुत प्रभावित हुआ, ओपी चौधरी साहब से मिलने आया वो। ओपी चौधरी साहब को बोले कि सर मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ। तो बोले तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? तो बोले सर मैं तो गांव का लड़का हूँ, तो स्वाभाविक के गांव की खेती बाड़ी, गांव के लोकल फार्मिंग में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओपी चौधरी साहब ने बोले उसी में तुम रिसर्च करो, हो सकता है कि तुमको वहीं से लाइन मिल जाए। अब वो लड़का पढ़ लिख लिया, नौकरी थी नहीं, वापस गांव गए अपने मुंगेली में। मुंगेली बहुत छोटा सा जिला है, बाजू में गांव है। अब वो लड़के के ध्यान में क्या करूं क्या करूं, तो हमारे यहाँ मुंगेसा होता है, गांव के लोग जानते हैं मुंगेसा, जो घास में एक जैसे मटर होता है ना, मटर, उसका एक बहुत छोटा रूप होता है। वो मुंगेसा को इकट्ठा करके उसको पैकेट बना के बेचने लगा। सोशल साइट का जमाना है, यूट्यूब में डाला, उसके ग्राहक हैं। फिर धीरे से वो अलसी को बेचने लगा, धीरे से फिर वो हम लोग गंवार फली जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुचुटिया बोलते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं मिला सकता हूं उस व्यक्ति से। मैं जब 2 साल पहले मिलने गया था मुंगेली के बाजू में हमारे
उप मुख्यमंत्री जी का ससुराल में गमी था, तो मैं गया था। उस लड़के के बारे में पूछा कि तुम्हारा भी टर्नओवर कितने का है, तो उस बच्चे ने बताया मेरा टर्नओवर है 83 करोड़ रुपए सालाना। तो आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाया है, एनईपी, ये उसका बेस है कि आप जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाई मत करिए, लोगों को रोजगार दो, लोगों को सेवा दो, लोगों को आगे बढ़ाओ। और अभी जो नई शिक्षा नीति है, जिसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मूल सबका धर्म है, पंच तत्व उस एजुकेशन पॉलिसी में जुड़ा हुआ है। परिवार के साथ कैसे रहना, प्रकृति के साथ कैसे रहना, देश के साथ कैसे रहना, दुनिया के सारे ज्ञान ठीक है, आपका देश ही नहीं रहेगा तो कहां से ज्ञान काम आएगा। तो ये जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, जिसमें पूरे देश में काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम लोग आने वाले समय में ऐसा काम करेंगे कि बच्चा लोगों को भी रोजगार दे, उसका जीविकोपार्जन करें और देश हित में भी काम हो। ये इस पॉलिसी का मूल है। थोड़ा मैं और टोक रहा हूँ, थोड़ा समय देंगे। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए जी। कुछ देर पहले बात आ रही थी शांति की, अभी कुछ चर्चा चल रही थी, मतलब आदमी कब शांत होता है, जब आदमी की लिप्सा तृप्त जब हो जाता है आदमी, तभी वो शांति होता है। और आप देखेंगे पूरे दुनिया में कहीं का आदमी तृप्त नहीं होता, सिर्फ भारत के ही लोग होते हैं तृप्त। गलत बोल रहा हूं भैया? कोई गांव किसान को जाकर देखोगे, आज किसी किसान में 24,000 रुपये गया होगा, किसी को वही 2.5 लाख रुपए गया होगा, लेकिन वो 24,000 वाला भी अपने आप में एकदम तृप्त है, अरे यार 24,000 मिल गया। तो ये जो लिप्सा है, तृप्ति है, जो दुनिया के सारे मंत्रों का मूल है, ये सिर्फ भारत में है, भारत की प्राचीन पद्धति में है, भारत के जो पुराने जो जीवन पद्धति है, बहुत अच्छी बात कही, इसमें रखा हुआ है। इसको को अभी नई शिक्षा नीति में जी वापस हम उकेर रहे हैं। वाह, मुझे लगता है इनके नाम के आगे मुझे अब स्वामी गजेंद्राचार्य जोड़ देना चाहिए। लिप्सा की बड़ी सुंदर व्याख्या की इन्होंने भाई, वाह।